हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपीएसडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपीएसडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लेकर के आए हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का मॉडल सॉल्व पेपर, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। दोस्तों, आज की ये क्लास आप सबके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। ये मानकर चलिए कि आज की इस क्लास में हम रिवीजन करेंगे पूरी केमिस्ट्री का, और जो मैंने मॉडल पेपर आप लोग को प्रोवाइड किया था आज उसका सलूशन कराने वाले हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि क्लास का भी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। आपकी केमिस्ट्री की क्लास रोज़ रात 8 बजे अब संचालित की जाएगी। रोज़ रात 8 बजे आपकी क्लास केमिस्ट्री की चलती है, बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट की। ये आपका मॉडल सॉल्व पेपर दिया गया है। अब हम जिस प्रकार से आपका पेपर आएगा उसी मोड में किस तरह से आपको लिखना है, कितने शब्दों में लिखना है और कितने अंक का आपका पेपर होगा, इन सारी बातों का डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि आपका जो प्रश्न पत्र होगा रिटन पैटर्न पर जिसका एग्ज़ाम होना है वो 3 खंडों में विभाजित होगा। खंड ए, खंड बी और खंड सी, यानी खंड आ, बा और सा। अब बात कर ले खंड आ यानी कि सेक्शन ए की। तो सेक्शन ए में जो आपके प्रश्न की संख्या होगी वो दोस्तों वो 10 प्रश्न होंगे। आपके कुल मिलाकर के सेक्शन ए में 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक जो प्रश्न रहेगा वो 2 नंबर का रहेगा दोस्तों। यानी कि कुल मिलाकर के 2 नंबर का एक प्रश्न रहेगा और 50 शब्दों में इसका आपको आंसर लिखना होगा। 50 शब्दों में इसका आपको आंसर लिखना है, ठीक है। तो अगर खंड बी की बात करें तो खंड बी में आपके प्रश्न जो होंगे वो प्रश्न पत्र में 7 होंगे और आपका प्रश्न पत्र जो दोस्तों रहेगा, आपका जो प्रश्न पत्र आएगा वो दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, ठीक है। जैसा कि मैंने प्रीवियस माफ़ करिएगा, जो अभी हाल ही में काफ़ी यूनिवर्सिटी ने अपना पेपर करवाया है, ठीक है, उनका पेपर भी मैंने आप लोग को अपलोड करा दिया गया है, यानी चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, तो आप लोगों ने देखा जरूर होगा, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात कर लें सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में जो प्रश्न आएंगे वो 7 आएंगे, जिनमें से आपको केवल और केवल 5 क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा और इन 5 प्रश्नों में से प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको, प्रत्येक क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों वो 200 शब्दों में देना होगा। कितने शब्दों में? 200 शब्दों में देना होगा। और जो सेक्शन बी है वो प्रत्येक प्रश्न आपको देगा 7.5 नंबर, 7.5 नंबर, और कहीं कहीं प्रत्येक प्रश्न 10 नंबर का भी होता है सेक्शन बी के। वो आपकी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड, लेकिन जो मैं अनिवार्य है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सेक्शन सी के प्रश्नों को कहते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इनमें जो प्रश्न की संख्या रहती है वो 5 रहती है, जिनमें से केवल और केवल 2 करना रहता है। प्रत्येक प्रश्न आपके 10 नंबर के होते हैं, किसी किसी यूनिवर्सिटी में 15 नंबर के क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। चलिए अब हम बात करते हैं आपके सेक्शन ए में प्रश्न किस प्रकार से आएंगे। तो आपके खंड आ यानी सेक्शन ए में जो प्रश्न आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं। इन्हें हम कहते हैं हिंदी में अति लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं, ठीक है। इतनी समझ में आ गई। चलिए अब जो अति लघु उत्तरीय सेक्शन ए के जितने प्रश्न रहेंगे वो सभी अनिवार्य होते हैं और 50 शब्दों में इसका आंसर लिखना रहता है। आपकी फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का जो मैक्सिमम मार्क होगा वो 75 नंबर का होगा, यानी 75 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। 25 नंबर आपके प्रैक्टिकल के होंगे, कुल मिलाकर के 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर बनेगा। केवल और केवल एक ही पेपर सेमेस्टर फर्स्ट में होगा, केवल एक ही पेपर सेमेस्टर फर्स्ट में कराया जाएगा। पहले जो आपका पैटर्न था ओल्ड पैटर्न, जब आप बीएससी फर्स्ट ईयर में होते थे तो आपका 3 पेपर होता था केमिस्ट्री का, 3 पेपर होता था फिजिक्स का, 3 पेपर होता था मैथ का, जूलॉजी का, बॉटनी का। लेकिन सेमेस्टर वाइज पैटर्न में केवल और केवल बहुत बच्चों का कन्फ्यूज़न है और बार बार कमेंट आता है, तो आज मैं क्लियर कर देता हूँ कि आपके केमिस्ट्री की मैं बात करूँ, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री की, तो आपके केमिस्ट्री का जो पेपर होगा दोस्तों वो एक ही पेपर होगा सेमेस्टर फर्स्ट में, और सेकंड सेमेस्टर में भी एक ही पेपर होगा। 75 नंबर का पेपर आपका कराया जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर में, 75 का सेकंड, यानी कि कुल मिलाकर 200 अंक। पूरे फर्स्ट ईयर की बात करें बीएससी फर्स्ट ईयर में तो आपके 200 अंक का पेपर कराया जाएगा 2 सेमेस्टर में, ठीक है।
इतनी बात क्लियर होगी। चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम सेक्शन ए के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, इनको आपको अच्छे से देखना है और तैयार करना है, ठीक है। ये अति लघुत्तरीय प्रश्न है। पहला जो आपका प्रश्न है दोस्तों, वो पूछा गया है, व्हाट इज आप बाउ प्रिंसिपल। आप बाउ का सिद्धांत क्या है। आप बाउ के नियम से आप सभी लोग परिचित होंगे। आप बाउ जो शब्द है, इसका अर्थ होता है रचना करना या निर्माण करना, और इसी के अकॉर्डिंग जो कक्षक में इलेक्ट्रॉन सही क्रम में भरे जाते हैं वो इन्हीं के आधार पर भरे जाते हैं। एक रूल है N+L रूल। इसकी मदद से भी हमें ये पता चलता है कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी जो होती है वो कम है या ज़्यादा है। तो जो जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा कम होगी, ठीक है, वो सबसे पहले ऑर्बिटल में जाएगा, या किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी वो ऑर्बिटल में जाएगा। तो ये जो निर्धारित करता है वो N+L रूल निर्धारित करता है, और N+L रूल पूरी तरह अप्लाई होता है आप बाउ सिद्धांत पर, ठीक है। चलिए अब आप बाउ सिद्धांत को हम समझते हैं। अगर आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आप बाउ प्रिंसिपल क्या है, तो आप लिखेंगे आप बाउ सिद्धांत। आप बाउ इज ए जर्मन वर्ड विच मीन्स वर्ल्ड अप। आप बाउ शब्द जो होता है एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है निर्माण करना। इन सेल्स इलेक्ट्रॉन आर फ्लैट इन ए ऑर्डर। एक्सप्लेन दिस ऑर्डर आप बाउ। गिव ए प्रिंसिपल विच इज कॉल्ड आप बाउ प्रिंसिपल। आप बाउ एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है रचना करना, और कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन एक क्रम से भरे जाते हैं। इस क्रम को समझाने के लिए जो कक्षक है ऑर्बिटल हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्रम से भरे जाते हैं। इसी नियम को समझाने के लिए आप बाउ ने एक नियम दिया था जिसे हम आप बाउ नियम कहते हैं। दोस्तों N+L रूल आप लोग एक बार तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप बाउ प्रिंसिपल आपसे पूछ लिया जाएगा, अगर आप बाउ प्रिंसिपल दे दिया जाएगा कि व्हाट इज आप बाउ प्रिंसिपल डिस्क्राइब द N+L रूल, तब आपको N+L रूल बताना होगा कि N+L रूल कैसे निकालते हैं और कैसे में पता चलता है कि किसी ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, किसी ऑर्बिटल की एनर्जी कितना है, और N+L रूल का मान कितना होता है। N का मान क्या है, L क्या है, N क्या है, L क्या है, इन सब का डिस्कशन दोस्तों पहले ही कर दिया गया है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के थ्योरी केमिस्ट्री लिखा होगा, केमिस्ट्री थ्योरी क्लासेस, ठीक है। तो थ्योरी की क्लास का एक बार रिवीजन कर लेंगे तो आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा, जिसमें बता दिया गया है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है, उसके बाद में वेस्पर थ्योरी क्या है, संकरण क्या होता है, फजांस रूल क्या है। दोस्तों मैंने आप सबको बता रखा है कि चाहे आपका MCQ पैटर्न पर एग्ज़ाम हो या रिटर्न पैटर्न पर एग्ज़ाम हो, सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है आपका इनऑर्गेनिक का इम्पॉर्टेंट है। आपके इनऑर्गेनिक टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से आपके प्रश्न पत्र में 40% क्वेश्चन आने वाले हैं केवल और केवल 3 चैप्टर से। पहला है आपका, सभी लोग ध्यान दें, पहला आपका चैप्टर जो है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल का, उसको तैयार करना है। सेकंड चैप्टर है मॉलिक्यूलर, माफ़ करिएगा, सेकंड चैप्टर है आपका सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल, और पहला है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड बिग केमिकल फोर्सेस। और साथ ही साथ जो आपका तीसरा चैप्टर है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज S एंड P ब्लॉक एलिमेंट। आपको इन 3 चैप्टर को, ये 3 चैप्टर बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इनको अगर आप तैयार कर लेंगे मित्रों, तो ये मान कर चलिए कि आपके फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का 40% पोर्शन तैयार हो गया। यही सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बात कर लें अगर ऑर्गेनिक टॉपिक का, तो ऑर्गेनिक के टॉपिक का आपको तैयार करना है स्टीरियो केमिस्ट्री आपको तैयार करना है। इसके आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कम समय में कैसे आपको पूरी तैयारी करनी है, इन सब की क्लास मैंने पहले ही आप लोग को दे दी है। वो वीडियो देख लीजिए, वही आप तैयार कर लीजिए। फिलहाल जिनको अभी तक सॉल्व पेपर नहीं मिला है तो आज का ये मॉडल पेपर आप लोग तैयार करिएगा, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न है आपका। दूसरा प्रश्न पूछा गया है व्हाट इज बेंट रूल।
बेट का नियम क्या है, बेट का नियम क्या है, ये हमें क्या बताता है। तो दिस रूल इज डिस्क्राइब बाय बेट, इस रूल को बेट ने दिया था। इट शो द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इन मॉलिक्यूल, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स। दिस रूल वाज स्टेटेड बाय हेनरी ए बेंट। दोस्तों, ये जो बेट का नियम है ये पानी के अणु के मॉलिक्यूल को यानी आकार को दर्शाता है कि इनमें वास्तविक बंधन कोण जो होगा वो कितना होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं स्ट्रक्चर दिया गया है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर दिया गया है पानी। अब यहाँ पर ये दर्शाता है, बेंट रूल ये दर्शाता है कि पानी के अणु का आकार क्या है और वास्तव में इसका बंधन कोण कितना है। तो इसके बंधन कोण का मान कितना है, 104.5 डिग्री। ठीक है, तो बेट का यह नियम जो है वो केंद्रीय परमाणु में कई समूहों से बना होता है। बेट का नियम ये कहता है कि एक केंद्रीय परमाणु जो कई समूहों से बना होता है वो संकरण तभी करेगा, वो हाइब्रिडाइजेशन अपना तभी आपको शो करेगा जब तक एस कक्षक की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी समूहों की ओर कक्षक को निर्देशित किया जाए। ये जो है बेट ने, ये हेनरी ए बेट ने दिया था। तो बेट के नियम के अनुसार वेस्पर सिद्धांत के विकल्प के रूप में प्रस्तावित किया गया है। ये वेस्पर थ्योरी के सिद्धांत के रूप में भी प्रस्तावित किया गया। जैसा कि आपको पता है वेस्पर थ्योरी से हमें किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में क्या पता चलता है, हमें किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के बारे में पता चलता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो इसी प्रकार से हमें बेट के नियम से किसी भी अणु का आकार और उसका एंगल क्या है ये बताता है आपका बेट का नियम। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको केवल और केवल इतना ही लिख देना है, दिस रूल इज डिस्क्राइब बाय बेट, इट इज शो द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इन मॉलिक्यूल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। दिस रूल वाज स्टेटेड बाय हेनरी ए बेंट। और आप ये दिखा देंगे एक वाटर मॉलिक्यूल का आकार क्या है और इसका बंधन कोण क्या है, बॉन्ड एंगल क्या है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न आपका है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बलिया यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। इलेक्ट्रॉन बंधुता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जितने लोग अवध यूनिवर्सिटी से हैं उनका पेपर जल्दी होने वाला है, साथ ही साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं सभी लोग ध्यान दें और इन प्रश्नों को तैयार करें, बहुत महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। ठीक है, चलिए अब आपसे पूछा गया है इलेक्ट्रॉन बंधुता पर संक्षिप्त टिप्पणी। तो आप लिखेंगे द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर डिटरमाइंड बाय द टेंडेंसी ऑफ देयर एटम टू एक्सेप्ट एंड एडिशनल इलेक्ट्रॉन। ध्यान देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता में आपको ध्यान देना है कि बताया गया है द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर डिटरमाइंड बाय द टेंडेंसी ऑफ देयर एटम्स to accept the additional electron. This tendency is measured by electron affinity. ये जो टेंडेंसी है ये मेजर की गई है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के द्वारा। दैट इज, इसका मतलब द एनर्जी रिलीज, या इसका मतलब ये है जब एनर्जी रिलीज व्हेन ए गैसियस एटम एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग ए फ्री गैसियस आयन। इसका मतलब ये है कि जब तक एक फ्री गैसियस स्टेट आयन का इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक एनर्जी रिलीज नहीं होगी। ठीक है, तो कितना बात समझ में आ गया। चलिए इलेक्ट्रॉन बंधुता को हम विस्तृत में यहाँ पर जानते हैं हिंदी में, काफ़ी बच्चे जो है इंग्लिश में नहीं समझ पाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब ये था कि इलेक्ट्रॉन बंधुता उस प्रवृत्ति की माप है, इलेक्ट्रॉन बंधुता उस प्रवृत्ति की माप है जहाँ पर गैसीय अवस्था में किसी परमाणु में एक बाह्य इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर, किसी परमाणु में कोई भी एक परमाणु है जहाँ पर एक बाह्य इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाता है और जब इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो उनकी एनर्जी, जो उनकी ऊर्जा मिलती है या निकलती है तो उसे हम इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका एक रिएक्शन, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक गैसियस स्टेट है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर जब दोनों को ऐड कर दिया जाएगा तो यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर अधिकता हो जाएगी प्लस एनर्जी।
जब ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा Ag प्लस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड हो गया तो एनर्जी क्या हो जाएगी, यहाँ पर रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। तो यही है आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता। एक बार मैं आपको फिर से इंग्लिश में बता देता हूँ, क्योंकि आपको आंसर राइटिंग इंग्लिश में ही करना है। ठीक है, ध्यान देंगे। यहाँ पर दिया गया है द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल एलिमेंट्स are determined by tendency of their atoms to accept the additional electron। यानी कि कोई भी केमिकल प्रॉपर्टीज में केमिकल परमाणु में, यानी कि किसी भी परमाणु में जब कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, तब जब तक कोई गैसियस स्टेट का इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होगा तब तक उसकी एनर्जी जो होगी वो रिलीज नहीं करेगी। दिस टेंडेंसी इज मेजर बाय इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये टेंडेंसी जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के द्वारा मेजर की गई है कि जब तक किसी फ्री गैस आयन में एक इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन नहीं होगा और वो ऐड नहीं होगा, तब तक जो उसका गैसियस स्टेट है वो अपनी एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। यही कहता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, चलिए अब अगला सॉल्व करते हैं। पूछा गया है व्हाट इज द बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी क्या है? बॉन्ड एनर्जी क्या है? इसे कहते हैं बंध ऊर्जा। तो हम बॉन्ड एनर्जी पे बात करेंगे। बॉन्ड एनर्जी डिफाइंड एज द एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए बॉन्ड इन 1 मोल सब्सटेंस। यानी कि बंध ऊर्जा वह औसत मात्रा है जो किसी पदार्थ के 1 मोल में किसी बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक होती है, वो क्या कहलाती है? बंध ऊर्जा कहलाती है। यानी कि बॉन्ड एनर्जी इज डिफाइंड एज द एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए बॉन्ड इन 1 मोल सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, इतनी बात कंफर्म हो गई। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए एक्सप्लेन द मार्कोनिकॉप्स रूल। मार्कोनिकॉप का नियम क्या है दोस्तों? तो मार्कोनिकॉप का नियम क्या है? मार्कोनिकॉप्स रूल एक्सप्लेन दैट इन एडिशन रिएक्शन ऑफ द एल्केन्स और एल्काइंस। मार्कोनिकॉप का नियम एल्किल तथा एल्काइन के जोड़ प्रतिक्रिया को समझाता है। मार्कोनिकॉप्स रूल एक्सप्लेन दैट द एडिशनल रिएक्शन of alkane and alkyne, the protons is added to the carbon atom that has a great number of hydrogen atom। मार्कोनिकॉप का नियम एल्किल अथवा एल्काइन के जोड़ प्रक्रिया को समझाता है। प्रोटॉन को कार्बन परमाणु से जोड़ा जाता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की सबसे बड़ी संख्या जुड़ी होती है। यही है आपका मार्कोनिकॉप का नियम। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अगला प्रश्न है व्हाट इज आइसोमरिज्म। समावता क्या है? समावता क्या है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। तो समावता क्या है? चलिए आपको बताना है आइसोमरिज्म क्या है। तो सच कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर some physical or chemical property known as isomer and this phenomenon is known as isomerism। यानी कि सच ऑर्गेनिक कंपाउंड, कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके पास सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है लेकिन उनका जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट होता है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं आइसोमरिज्म। जब 2 या 2 से अधिक यौगिक के अणुसूत्र व अणुभार समान होते हैं परंतु उनके, माफ करिएगा यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है हिंदी में। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, मैं समझा दे रहा हूँ। सच ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला, कुछ ऐसे कंपाउंड जिनके पास सेम अणुभार होते हों लेकिन और उनका जो अणुभार और अणुसूत्र है वो दोनों समान होता है लेकिन जो उनका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो भिन्न भिन्न होता है, तो वो समता कहलाते हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक यौगिक के अणुसूत्र व अणुभार समान होते हैं परंतु उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि फिजिकल और केमिकल गुण जो होंगे वो भिन्न भिन्न होंगे, उन्हें हम समता कहते हैं और यह गुण समता कहलाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे समता कितने प्रकार की होती है, आप सबको पता होना चाहिए, तो ये लोग कमेंट करके बताइए। चलिए
अगला जो प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न है, न्यूमान प्रोजेक्शन फार्मूला। न्यूमान प्रोजेक्शन सूत्र क्या है? न्यूमान प्रोजेक्शन फार्मूला क्या होता है? बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है ये आपके एग्जाम में। तो न्यूमान प्रोजेक्शन फार्मूला डिपेंड अपॉन द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ ऑल एटम्स और ग्रुप इनटू एडिसेंट कार्बन एटम। न्यूमान प्रोजेक्शन फार्मूला जो है वो डिपेंड करता है स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द एटम, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द एटम और ग्रुप टू एडिसेंट कार्बन एटम, जहाँ पर दो कार्बन क्या करेंगे, आपस में जुड़े होंगे। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला जो डिपेंड करता है वो स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ कार्बन ग्रुप पर डिपेंड करता है। इन दिस केस द मॉलिक्यूल इज सीन अलोंग द एक्सिस ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। इस केस में हम देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल जो है वो अलोंग एक्सिस से बने होते हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड से। ठीक है, चलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसी प्रकार से आप फिगर बनाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया कन्फॉर्मेशन ऑफ एथेन। एथेन का कन्फॉर्मेशन दिया गया है कि किस प्रकार से एथेन का कन्फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, तो ये न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला का आंसर है, इसी प्रकार से आपको आंसर देना है। चलिए अगला प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रिजोनेंस। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रिजोनेंस। अनुनाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अनुनाद पूछा जाता है। तो रिजोनेंस इज ए मेंटल एक्सरसाइज within a balanced bond theory of forming bond that describe the delocalization of electron within a molecule. It involve the constructing multiple Lewis structure. दोस्तों रिजोनेंस जो है एक मेंटल एक्सरसाइज है जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के सिद्धांत पर वर्क करता है। ये जो है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का, ये क्या करता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन करता है इन ए मॉलिक्यूल में, और ये कई प्रकार के लुईस स्ट्रक्चर कंटेन करता है। इसी को हम कहते हैं अनुनाद। अनुनाद में होता क्या है कि किसी भी, जैसे कभी कभी होता है कि कोई अणु होते, कोई ऐसे मॉलिक्यूल होते जिनकी संपूर्ण संरचना नहीं दिख पाती है, तो हम रिजोनेंस के मदद से इसके कई लुईस स्ट्रक्चर बन सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी कई प्रकार के लुईस स्ट्रक्चर बन सकते हैं, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उन्हीं को कहते हैं रिजोनेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, तो कार्बन डाइऑक्साइड में आप सबको पता है कि इसका जो संकरण क्या होगा, सभी लोग संकरण निकाल करके बताएंगे। जो कार्बन है ये सेंट्रल आइटम, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम सेंट्रल, इसके आउटर मोस्ट असल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उनकी संख्या, और मोनोवैलेंट एटम की संख्या। मोनोवैलेंट एटम क्या है, आपका ऑक्सीजन जो है ये मोनोवैलेंट एटम है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप संकरण निकाल सकते हैं। मैंने आप लोग को फार्मूला बताया था कि Z इक्वल टू 1/2, यहाँ पर आउटर मोस्ट सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या है प्लस मोनोवैलेंट एटम की संख्या। ठीक है, इसी प्रकार से आप निकाल लेंगे किसी भी मॉलिक्यूल का संकरण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। 9 नंबर प्रश्न पूछा गया आपसे, व्हाट इज लिनक्स। लिनक्स क्या है? लिनक्स इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स इज एन open source operating system where Windows OS is commercial. Linux has the access of source code and alters the code as per use need. दोस्तों लिनक्स जो है एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जहां पर विंडो ओएस की बात करें तो ये कॉमर्शियल है। लिनक्स जो है वो एक्सेस को सोर्स कोड के अल्टर्स के थ्रू पर क्या करता है, अपनी आवश्यकता के अनुसार यूज होता है। ठीक है, तो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक लोकप्रिय वर्जन है, जबकि विंडो ओएस एक व्यावसायिक है। लिनक्स की पहुंच सोर्स कोड तथा उपयोगकर्ता की आवश्यकता के अनुसार कोड अल्टर्स द्वारा होती है। चलिए अगला प्रश्न है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रायिकता क्या है, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ मैंने आप लोग को पहले ही प्राप्त कर दिया है। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जो लोग लिंक के थ्रू नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं वो सर्च कर सकते हैं SP स्टडी चैनल फर्स्ट, SP स्टडी चैनल फर्स्ट सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा चैनल, वहाँ से आप ज्वाइन कर पाएंगे। दोस्तों वहाँ पर पुराने PDF भी आपको मिल जाएंगे और जो नए PDF हैं वो भी प्राप्त हो जाएंगे। क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको वहीं पर मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट आपका, जैसे कि मान कर चलिए कोई भी क्वेश्चन है
कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो सारी चीज़ आपको टेलीग्राम चैनल पर दी जाएगी। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को। हमने सॉल्व कर लिया यहाँ पर जो सेक्शन ए के प्रश्न थे। अब हम बात करेंगे सेक्शन बी यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसे हम कहते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं इसे? लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न में जो आपको संख्या लिखनी है, कुल मिलाकर के आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में संख्या रहेगी, आपके क्वेश्चन की जो संख्या रहेगी दोस्तों वो लगभग 7 प्रश्न दिए जाएंगे। ठीक है, 7 प्रश्न आज से दिए जाएंगे और लगाकर पूछा जाता रहता है। तो इनमें से आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा और इसका आंसर आपको 200 शब्दों में लिखना है। 200 शब्दों में इसका आंसर लिखना होता है आपको, और इसके लिए प्रत्येक क्वेश्चन आपको देगा 7.5 नंबर। चलिए अब हम एक एक प्रश्नों को सॉल्व करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है व्हाट इज डाइपोल मोमेंट, राइट एंड एप्लीकेशन। डाइपोल मोमेंट क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। डाइपोल मोमेंट इट इज डिफाइंड एज द पोलर मॉलिक्यूल सच एज लाइक ए HCl H2O having the center of two charge and are called dipole moment। डाइपोल मोमेंट को हम पोलर मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, जैसे कि HCl H2O ये क्या है? पोलर मॉलिक्यूल हैं जिनके पास सेंट्रल एटम में यानी सेंट्रल चार्ज होता है, वो क्या कहलाते हैं? डाइपोल मोमेंट कहलाते हैं। ठीक है, इन डाइपोल मोमेंट बेसिकली डिस्क्राइब द आयनिक करेक्टर ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। बेसिकली हम डाइपोल मोमेंट में किसी भी कोवैलेंट कंपाउंड की आयनिक कैरेक्टर की जांच करते हैं कि किसी भी कोवैलेंट कंपाउंड में आयनिक जैसी चीज़ें हैं या नहीं हैं। ठीक है, डाइपोल मोमेंट हमें क्या बताता है? डाइपोल मोमेंट हमें बताता है कि किसी भी कोवैलेंट कंपाउंड में आयनिक जैसी चीज़ें हैं या नहीं है। ठीक है, तो इन डाइपोल मोमेंट बेसिकली डिस्क्राइब द परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। डाइपोल मोमेंट में बेसिकली हम डिस्क्राइब करते हैं, क्या हमें पता चलता है कि परसेंटेज ऑफ आयनिक, किसी भी कोवैलेंट कंपाउंड में कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर है, कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर है या नहीं है, ये हमें बताता है डाइपोल मोमेंट। एक बार फिर से डाइपोल मोमेंट बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो डाइपोल मोमेंट का जो चैप्टर है दोस्तों वो मैंने आप लोग को बता दिया है। इसके पहले थ्योरी की क्लास में डाइपोल मोमेंट का डिस्कशन हमने कर दिया था। तो डाइपोल मोमेंट बेसिकली हमें बताता है कि किसी भी कोवैलेंट कंपाउंड में कितना आयनिक कैरेक्टर है, यही बताता है हमें डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो इन डाइपोल मोमेंट बेसिकली डिस्क्राइब द परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन ए कोवैलेंट कंपाउंड हैज़ पोलर एंड नॉन पोलर। द सिंबल ऑफ डाइपोल मोमेंट इज वेक्टर पी या वेक्टर म्यू। हम डाइपोल मोमेंट को वेक्टर पी और वेक्टर म्यू से प्रदर्शित करते हैं, और द फार्मूला ऑफ डाइपोल मोमेंट इज म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी। डाइपोल मोमेंट का जो फार्मूला होता है वो म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी होता है दोस्तों। ठीक है, जहाँ पर क्यू क्या है? क्यू इज़ द चार्ज ऑफ एनी वन आइटम। जहाँ पर क्यू क्या है? चार्ज है किसी एक एटम का, और डी क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, इंट्रामॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। चलिए हिंदी में आपको बताते थे द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। डाइपोल मोमेंट को हिंदी में कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण जब एक सहसंयोजक बंध को दो समान परमाणुओं के मध्य होता है, जब एक कोवैलेंट बंध दो समान एटम्स के मध्य होता है तो उसके इलेक्ट्रॉन युग्म का बंटवारा दोनों परमाणुओं के बीच बिल्कुल समान ना होकर के असमान हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन का घनत्व उस परमाणु की ओर अधिक तरह से विद्युतीय हो जाता है। तो इस प्रकार के साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म आपस में साझे से बने हुए बंध को क्या करते हैं? हम एक पोलर अथवा ध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन का घनत्व उस परमाणु की ओर अधिक विद्युतीय हो जाए, इस प्रकार के साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म के असमान परमाणु से बने हुए बंध को हम क्या कहते हैं? पोलर बॉन्ड कहते हैं या ध्रुवीय सहसंयोजक बॉन्ड कहते हैं।
एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, एप्लीकेशन भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज डाइपोल मोमेंट पूछा गया तो डाइपोल मोमेंट क्या है, तो डाइपोल मोमेंट बताएंगे। डाइपोल बेसिकली डाइपोल मोमेंट डिस्क्राइब द परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन ए कोवैलेंट कंपाउंड। अगर एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन में आपको उनके एप्लीकेशन के बारे में बताना होता है। तो पहला एप्लीकेशन आप लिखेंगे डिटर्मिनेशन द परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर विद इन द हेल्प ऑफ डाइपोल मोमेंट द परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर ऑफ मॉलिक्यूल कैन बी डिटरमाइंड। यानी कि हमें बेसिकली डाइपोल मोमेंट में करना क्या होता है कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना होता है एक कोवैलेंट कंपाउंड में, और परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर आप मॉलिक्यूल से निकालना होता है। किसी भी मॉलिक्यूल में कितना आयनिक कैरेक्टर है, किसी भी कोवैलेंट कंपाउंड में कितना आयनिक कैरेक्टर है, ये बताता है आपका डाइपोल मोमेंट। ठीक है। दूसरा डिटर्मिनेशन ऑफ ए शेप मॉलिक्यूल। डिटर्मिनेशन ऑफ ए शेप मॉलिक्यूल, देखिए यहाँ पर डिटर्मिनेशन एक किसी भी मॉलिक्यूल का शेप भी डिटरमाइन करता है आपका डाइपोल मोमेंट। द वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट गिव द फॉर्मेशन अबाउट द शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल। यानी कि हमें डाइपोल मोमेंट की सहायता से किसी भी मॉलिक्यूल के शेप के बारे में भी पता चलता है, और डाइपोल मोमेंट की मदद से हमें किसी भी मॉलिक्यूल में कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर है ये भी पता चलता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गिव द स्टेट एंड एक्सप्लेन ऑफ फजान्स रूल। आपको बताना है फजान का नियम परिभाषित करना है। फजान भाई साहब का नियम क्या है आपको बताना है। ठीक है, फजान्स रूल्स, हेडिंग डालेंगे आप फजान्स रूल, लिखेंगे व्हेन टू अपोजिट चार्ज आयन अप्रोच ईच अदर क्लोजली। जब दो विपरीत चिन्ह वाले, जैसे यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर नेगेटिव हो गया, जब व्हेन दो अपोजिट चार्ज आयन अप्रोच ईच अदर, जब दो अपोजिट चार्ज के आयन एक दूसरे के बहुत क्लोजली आएंगे तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड आयन अट्रैक्ट द कैटायन एंड द रिजल्ट ऑफ विच इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी इंक्रीज between them and base become partially covalent। दोस्तों फजान्स रूल में होता क्या है कि जब दो अपोजिट चार्ज के आयन एक दूसरे के क्लोज आते हैं और इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होंगे वो एनायन की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, यानी धनायन की तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जैसे आपको पता है कि ऋणायन का आकार बड़ा होता है, धनायन का छोटा होता है। तो जब एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो ये कैटायन की तरफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाएंगे और इसमें क्या करेंगे, अट्रैक्ट करने लगेंगे। अट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर इसका जो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो यहाँ पर इसके साथ अपना क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। तो इनका जो आकार होगा वो एक क्या करेंगे कि एक दूसरे में धंस जाएंगे, आकर के घुस जाएंगे किसमें, प्लस वाले चार्ज में। तो इसका आकार जो हो जाएगा वो किस इस प्रकार से थोड़ा सा बन जाएगा, यानी इसका शेप जो है जो जुड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से रहता है। लेकिन जब यहाँ पर इस पर आकर्षण करके क्या करेंगे, यहाँ पर प्रतिकर्षण जब होगा, जब ज़्यादा क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो ये प्लस यानी कैटायन में क्या करेंगे, ज़्यादा अप्रोच हो जाएंगे। तो इसका जो फिगर होगा दोस्तों वो इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, वो किस इस प्रकार से बनेगा और यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस चार्ज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से इसका आकार बन जाएगा। तो यही फजान के नियम में होता है। फजान नियम में होता क्या है कि व्हेन टू अपोजिट चार्ज आयन अप्रोच ईच अदर क्लोजली द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन आयन अट्रैक्ट टू द कैटायन एज ए रिजल्ट ऑफ which electron density increase between them and bond become partially covalent। ठीक है, तब क्या होगा, बॉन्ड कोवेलेंट हो जाएगा। फजान्स इन 1924 गिव द कार्टेशियन रूल फॉर द हेल्प ऑफ विच इज पॉसिबल टू नो। यानी कि 1924 में फजान्स ने कार्टेशियन रूल दिया था जिससे हमें ये जानना आवश्यक हो गया था कि अंडर द condition which electrovalency passes into the covalency these rules are called फजान्स रूल। दोस्तों फजान के नियम में होता क्या है कि जब दो विपरीत वाले आयन एक दूसरे के पास आते हैं तो उनके जो ऋणायन होते हैं, ऋणायन के मेघ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो धनायन की तरफ आकर्षित होते हैं, जिनसे दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच का इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। जिसके बाद में होता क्या है कि जिसके बाद में कुछ जो सहसंयोजी लक्षण है वो उत्पन्न हो जाते हैं। और इसी नियम को फैजान ने 1924 में
एक नियम दिया था जिसकी सहायता से हमें ये पता लगाना संभव हुआ कि किसी भी सहसंयोजी बंध में कैसे एक संयोजी बंध कोवैलेंट बॉन्ड में यानी सहसंयोजी बंध में परिवर्तित होता है। जब हम सहसंयोजी बंध का फॉर्मेशन कन्वर्जन कोवैलेंट कंपाउंड में हो तब इसी को हम क्या कहते हैं, फैजान का नियम कहते हैं दोस्तों। ठीक है, फैजान का नियम क्या है एक विस्तृत क्लास मैंने बता दी है, तो आप लोग एक बार रिवीजन जरूर करिएगा, थ्योरी की क्लास में प्लेलिस्ट में आपको दिया गया है। अगला प्रश्न है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाइब्रिडाइजेशन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल। संकरण किसे कहते हैं, निम्न अणुओं की संरचना की व्याख्या कीजिए। संकरण आपसे पूछा गया है दोस्तों, तो आपको बताना है संकरण क्या है। सबसे पहले आंसर डालेंगे संकरण, हेडिंग डालेंगे संकरण और लिखेंगे द फेनोमेनन ऑफ मिक्सिंग ऑफ ए एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ए सिमिलर एनर्जीज ऑफ फॉर्म इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इंटेंटली न्यू ऑर्बिटल ऑफ द आइडेंटिकल शेप एंड एनर्जी, इट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। लगभग बराबर ऊर्जा वाले परमाणु ऑर्बिटल मिलकर के बराबर आकार और बराबर ऊर्जा के उतने ही नए ऑर्बिटल बनाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। ठीक है, तो द फेनोमेनन ऑफ मिक्सिंग अप ऑफ एटॉमिक नंबर सिमिलर एनर्जी फॉर्म द इक्विवेलेंट नंबर ऑफ एंट्रीन न्यू ऑर्बिटल और आइडेंटिकल शेप और एनर्जी इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, तो संकरण जो होते हैं दोस्तों वो कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका sp संकरण, दूसरा होता है sp2 संकरण, sp3, sp3d और sp3d2। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं sp2 संकरण क्या होता है, sp संकरण क्या होता है, sp2 संकरण क्या होता है। तो sp2 संकरण यानी कि when one s and one p orbital combine to form 3 hybrid orbital of equal energy, it is known as sp hybridization. Then the new hybrid orbital formed by called sp hybrid orbital। दोस्तों जब एक s और एक p ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं सेम एनर्जी के, तब जहाँ पर sp2 संकरण बनता है और जो न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मेड होता है उससे हम क्या कहते हैं, sp2 संकरण कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि VF3, BCl3, C2H4 और SO2। जब एक s और 2p ऑर्बिटल मिल करके बराबर ऊर्जा के 3 संकरित ऑर्बिटल बनाते हैं तो यहाँ पर sp2 संकरण होता है दोस्तों। एक s और 2 p ऑर्बिटल मिल करके 3 संकर ऑर्बिटल बनाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, sp2 संकरण होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए ले सकते हैं हम BF3SO2। ठीक है, चलिए तीसरा आपका संकरण है sp3 संकरण। तो sp3 संकरण कैसे होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कब बनता है, तो जब when 1s और 3p orbital combine to form the 4 hybrid orbital of equal energy, it is called as sp3 hybridization. The new hybrid orbital are called sp3 hybrid orbital। जब एक s और 3p ऑर्बिटल बराबर ऊर्जा के मिलते हैं तब हमें प्राप्त होता है sp3 संकरण। तो द न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल आर कॉल्ड sp3 ऑर्बिटल, जैसे कि CH4, NH3, SiH4, SiF4 और H2O, इनमें sp3 संकरण पाया जाएगा। अगला जो आपका संकरण है, चौथा संकरण है आपका sp3d संकरण। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, when 1s and 3p orbital p and 1d orbital of equal energy, it is called the sp3 hybridization. The new hybrid orbital is called sp3 hybrid orbital। दोस्तों जब एक s और 3p ऑर्बिटल के साथ साथ एक d ऑर्बिटल मिलकर के बराबर ऊर्जा के 5 संकरित ऑर्बिटल बनाते हैं तब यहाँ पर क्या होता है, sp3d संकरण बनता है। एग्जाम्पल के लिए PCl5 और PF5, इसमें sp3d संकरण
पाया जाएगा। चलिए अगला संकरण देखते हैं। आपको केवल और केवल इतना ही एग्जाम्पल दे देना है, एक दो एग्जाम्पल दे करके आंसर आपको लिख देना है, ठीक है। अगला है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन व्हेन 1s एंड sp3d संकरण क्या होता है, sp3d2 संकरण क्या होता है। तो इसमें क्या होगा कि व्हेन 1s एंड 3p ऑर्बिटल एंड 2d ऑर्बिटल combine to form 6 hybrid orbital of equal energy, it is known as sp3d2 संकरण। दोस्तों जब एक s और 3p के साथ साथ 2d ऑर्बिटल मिलकर के बराबर ऊर्जा के 6 संकरित ऑर्बिटल बनाते हैं तो इसे हम sp3d2 संकरण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए SF6 में जो संकरण होगा दोस्तों वो sp3d2 होगा। अगला आपका संकरण है sp3d3। तो कुल मिलाकर के 6 प्रकार के संकरण होते हैं, आप सबको पता है, sp2 sp3 और sp3d d2 और d3। अब हम sp3d संकरण देखते हैं कि किस प्रकार बनता है। तो sp3d संकरण तब बनता है जब एक s और 3p ऑर्बिटल के साथ साथ जब एक s 3p ऑर्बिटल और 3d ऑर्बिटल मिल करके बराबर ऊर्जा के 7 संकरित ऑर्बिटल बनाते हैं तो इसे sp3d3 संकरण कहते हैं। When 1s and 3p and 3d orbital combine to form the 7 hybrid orbital of equal energy, it is called as the sp3d2 hybridization। दोस्तों आपको पता है कि जब एक s 3p 3d ऑर्बिटल मिलेंगे तब हमें sp3d3 संकरण मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए IF7, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया आपका संकरण। अब हम बात करते हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज द वान डेर वाल्स फोर्स एंड इट्स टाइप्स। तो वान डेर वाल्स फोर्स क्या है आपको बताना है, वान डेर वाल्स फोर्स के बारे में बताना है। तो जब भी पूछा जाए आपसे कि वान डेर वाल्स फोर्स क्या होता है और इसकी टाइप कितने प्रकार के हैं, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है और ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, वान डेर वाल्स फोर्स, ठीक है। तो वान डेर वाल्स प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। आपको किस प्रकार से आंसर लिखना है, कितने शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, ये सारी चीज़ का डिस्कशन आज की क्लास में हो रहा है, ठीक है, आपको बताया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे, इसी प्रकार से आप हेडिंग डालेंगे वान डेर वाल्स फोर्स और फिर लिखेंगे वान डेर वाल्स इन 1873 पॉइंटेड आउट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन also exist between non-polar molecule. These forces are much weaker than chemical force are known as the van der Waals or intramolecular cohesive force। दोस्तों वान डेर वाल्स यानी 1873 में वान डेर वाल्स ने देखा कि जो ध्रुवीय अणु हैं उनमें आकर्षण बल पाए जाते हैं और ये बल जो होते हैं वो रासायनिक बलों की अपेक्षा बहुत दुर्बल होते हैं। इन्हें अंतरा अणुक बल कहा जाता है, इन्हें वान डेर वाल्स फोर्स कहा जाता है, ठीक है। वान डेर वाल्स फोर्स को हम क्या कहते हैं, अंतरा अणुक बल कहते हैं। तो वान डेर वाल्स ने देखा 1873 में कि जो ध्रुवीय अणु होते हैं, जो नॉन पोलर अध्रुवीय अणु होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, उनमें आकर्षण बल पाया जाता है और ये जो बल होता है वो रासायनिक बल की अपेक्षा बहुत दुर्बल होता है, तो इन्हें अंतरा अणुक बल कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम बात करते हैं कि इनके प्रकार की वान डेर वाल्स। अब आप हेडिंग डालेंगे वान डेर वाल्स फोर्स आर टाइप्स ऑफ वान डेर वाल्स फोर्स, फिर आप लिखेंगे वान डेर वाल्स फोर्स आर 3 टाइप्स। वान डेर वाल्स बल 3 प्रकार के होते हैं। पहला है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, द्विध्रुव प्रकार के बल। दूसरा है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, द्विध्रुव प्रकार के बल। और तीसरा है प्रेरित द्विध्रुव प्रकार के बल। कुल मिलाकर के 3 प्रकार के वान डेर वाल्स फोर्स पाए जाते हैं, ठीक है। हम पहला डिस्कस करेंगे द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है। तो दीज फोर्स आर प्रेजेंट इन द पोलर मॉलिक्यूल। डाइपोल जो फोर्स होते हैं, इंटरेक्शन होते हैं, ये पोलर मॉलिक्यूल में पाए जाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड और H2O NH3, इनमें क्या पाया जाता है। अगर हम बात करें हाइड्रोजन क्लोराइड और पानी में,
तो इनमें पाया जाता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, ये बेसिकली पोलर मॉलिक्यूल में पाए जाते हैं। द पोलर मॉलिक्यूल हैव द सेपरेट सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एंड दे हैव द परमानेंट डाइपोल मोमेंट। दोस्तों, पोलर मॉलिक्यूल के पास सेपरेट सेंटर, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेपरेट सेंटर होते हैं। इनके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट पाया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है प्लस और माइनस पोलर, और यहाँ पर दिया गया नॉन पोलर। पोलर और नॉन पोलर का कॉम्बिनेशन जब हम बनाएंगे तो हमें परमानेंट डाइपोल प्राप्त होगा, और इन्हें हम कहते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल या द्विध्रुव द्विध्रुव आघूर्ण के बल कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, अब हम अगला जो है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ये कहाँ पाया जाता है? द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव प्रकार के बल। तो दीज फोर्स आर प्रेजेंट इन ए मिक्सिंग कंटेनिंग पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। दोस्तों, ये जो फोर्स होते हैं, ये डाइपोल इंडक्शन डाइपोल इंटरेक्शन जो होते हैं वो मिक्सिंग कंटेन यानी पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में प्राप्त होते हैं। व्हेन ए पोलर मॉलिक्यूल इज ब्रॉट नियर टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल सच द आयोडीन मॉलिक्यूल एंड इनर्ट गैस। दोस्तों, ये ज़्यादातर जहाँ पर पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल का कम्बिनेशन होता है वहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे कंपाउंड है जैसे आयोडीन मॉलिक्यूल और इनर्ट गैस में ये पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया पोलर और ये नॉन पोलर, यहाँ पर परमानेंट इंडक्सिव डाइपोल आपको प्राप्त हो रहा है। ठीक है, चलिए तीसरा जो आपका है, मैं आपको यहाँ पर बहुत विस्तृत जानकारी नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इसकी क्लास हो चुकी है। मैं आपको केवल सॉल्व पेपर करा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो सॉल्व पेपर में आपको जो इम्पोर्टेंट है वो बताते चलता हूँ। अगला है तीसरा जो आपका है वंडरवाल फोर्स, जो है आपको बताया गया कि 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तीसरा आपका क्या है? इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, जिसे हम कहते हैं द्विध्रुव द्विध्रुव आघूर्ण या द्विध्रुव द्विध्रुव प्रकार के प्रेरित बल। इसे हम लंदन फोर्स के नाम से भी जानते हैं, यानी कि लंदन फोर्स के नाम से भी इसे जानते हैं। तो दिस फोर्स आर आल्सो कॉल्ड लंदन फोर्स। इस फोर्स को हम लंदन फोर्स के नाम से जानते हैं। और डिस्क्रिसिव फोर्स, दीज फोर्स आर द प्रेजेंट इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इस प्रकार के जो फोर्स होते हैं वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पाए जाते हैं, सच एज द डायटोमिक गैस लाइक H2N2O2Cl2। ये जो होते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ये पाए जाते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल में जैसे कि H2N2O2Cl2। ठीक है, एंड मोनो एटॉमिक इनर्ट गैस, और ये मोनो एटॉमिक इनर्ट गैस में भी पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार के ध्रुवीय अणु जैसे द्विपरमाणुक अणु कौन कौन से हैं? N2, H2, O2, Cl2 इत्यादि एक प्रकार के परमाणुक अक्रिय गैसों में भी पाए जाते हैं। इस अणुओं में वांडर वाल्स बल अस्थायी द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होने के साथ पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर बात किया जाए लंदन फोर्स में, तो लंदन फोर्स में जो बल पाए जाते हैं वो द्विध्रुव आघूर्ण के बल को हम लंदन फोर्स कहते हैं। और इनमें ये जो बल होते हैं वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पाए जाते हैं और इनर्ट गैस के द्विपरमाणु अणु में पाए जाते हैं जैसे कि N2, H2, O2, Cl2। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न है, चौथा नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, अर्ध संयुग्मन यौगिक से आप क्या समझते हैं? अर्ध संयुग्मन यौगिक क्या होते हैं, उदाहरण से समझाइए। हाइपर कॉन्जुगेशन आपसे पूछा जाता रहता है दोस्तों। तो आप हाइपर कॉन्जुगेशन को मैंने पहले भी पढ़ा दिया है, जो मैंने इंपॉर्टेंट था उसका आंसर करा दिया है। ठीक है, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनका आंसर मैं आज की क्लास में नहीं देने वाला हूं क्योंकि इसका PDF मैंने टेलीग्राम पर पहले ही अपलोड कर दिया है, तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अर्ध संयुग्मन यौगिक से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से ही समझाइए। ठीक है, आपको ये तैयार करना है। 5वां प्रश्न आपको तैयार करना है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन। शॉर्ट नोट लिखना है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। इलेक्ट्रोफिलिक अपकर्मक और न्यूक्लियोफिलिक अपकर्मक। इलेक्ट्रोफिलिक अपकर्मक क्या होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक अपकर्मक क्या होते हैं, आपको बताना है। ठीक है, 6वां आपको तैयार करना है, एलिसाइक्लिक यौगिक में पाए जाने वाले ज्यामितीय समता का वर्णन कीजिए। दोस्तों, एलिसाइक्लिक कंपाउंड में पाए जाने वाली जो ज्योमेत्रीय समता होती है वो को आपको बताना है दोस्तों, आपको तैयार करना है। 7वां है, कंप्यूटर के विभिन्न प्रोग्राम भाषाएं क्या हैं। कंप्यूटर की विभिन्न प्रोग्राम भाषाएं क्या क्या हैं? पहला है FOR, फोर्टान, कोबाल और बेसिक। इन तीनों को आपको तैयार करना है। इन तीनों का मैंने कंप्यूटर सिस्टम का जिस दिन इम्पॉर्टेंट हुआ है महासंग्राम रिवीजन क्लास, वहाँ पर डिस्कस करा दिया गया है, तो आप वो देख सकते हैं।
और 8वां प्रश्न आपको तैयार करना है, व्हाट इज द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ए फंक्शन एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल। दोस्तों मैक्सिमा और मिनिमा फंक्शन क्या है आपको तैयार करना है। तो कुल मिलाकर के आपके सेक्शन बी में हमने 8 प्रश्न दिए थे, जिनमें से 4 का सलूशन मैंने करा दिया है और 4 प्रश्नों का सलूशन टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। पहले भी दिया गया है और आज की क्लास के बाद आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इतने प्रश्न आपको तैयार करना है। अब हम सेक्शन सी की बात करेंगे कि सेक्शन सी में आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या तैयार करना है, कौन से प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो खंड सा में इसे हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कहते हैं। इसका जो आंसर लिखना होगा दोस्तों, केवल 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 और माफ़ करिएगा 500 शब्दों में होना चाहिए, ठीक है, जिसके लिए आपको मिलेगा 10 नंबर प्रत्येक क्वेश्चन का। 2 ही प्रश्न करने होते हैं लॉन्ग आंसर टाइप में। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बंध क्या होता है, इनके बनने के कारण और आवश्यक दशा क्या है, हाइड्रोजन बंध कितने प्रकार के होते हैं, व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड एंड राइट इट्स टाइप्स। हाइड्रोजन बंध क्या है, इन कितने प्रकार के होते हैं और इनमें बनने का कारण क्या होता है, हाइड्रोजन बंध बनने का कारण क्या होता है ये आपको बताना है, ठीक है। हाइड्रोजन बंध जो है बनने का कारण क्या होता है, कितने प्रकार के हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। तो आपको पता है हाइड्रोजन बंध कितने प्रकार के पाए जाते हैं, 2 प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन से, इंट्रामॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध, ठीक है। तो आपको तैयार करना है। इसका क्लास पहले भी हो चुका है, थ्योरी की क्लास आप जाकर देख सकते हैं, पीडीएफ भी आपको मिल गया है, तो आप लोग वहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला है समरूपण को स्पष्ट कीजिए, निम्नलिखित के समरूपण दीजिए। कन्फॉर्मेशन आपको बताना है एथेन का, एनब्यूटेन का और साइक्लोहेक्सेन का। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 यह 100% श्योर है आपके एग्जाम में आना। तो ये 2 प्रश्न अगर तैयार कर लेंगे तो 20 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा, 20 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 3 नंबर प्रश्न लिखना है आपको, संक्षिप्त पर टिप्पणी लिखना है। क्लियरता क्या है और एसेमेट्रिक कार्बन एटम क्या होते हैं, असममित कार्बनिक परमाणु क्या है, आपको इन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। चलिए 4 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मैं बहुत मेहनत कर करके आप सबके लिए ये क्लास लाता हूँ ताकि आप लोग का एग्ज़ाम अच्छे से हो सके, आप लोग को अच्छा मार्क्स मिल सके। तो आप लोग का फ़र्ज़ है कि वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि क्लास का भी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे और आपके पास डेली क्लास का नोटिफिकेशन आए। इसीलिए आपको टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या आप सर्च कर सकते हैं एसपी स्टडी चैनल फर्स्ट में, एसपी स्टडी चैनल फर्स्ट आप सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपको तैयार करना है 4 नंबर प्रश्न, डिस्क्राइब इन द वर्क ऑफ बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जिसे हम बेसपर थ्योरी के नाम से जानते हैं। एक्सप्लेन द शेप ऑफ द बेसिस ऑफ द थ्योरी, H3O हाइड्रोनियम आयन, पानी HF4 और ClF4 और ClF3। दोस्तों बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है आपको तैयार करना है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर इन मॉलिक्यूल के शेप को आपको बताना है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। चलिए तो कुल मिलाकर के आपको मैंने बता दिया कि आपको सेक्शन सी में कुल मिलाकर के 4 प्रश्न हमने दे दिए हैं और ये 4 प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों और ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। इनमें से 3 प्रश्न आना तय हैं। पहला है सेक्शन सी की बात कर रहा हूँ, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ कि 3 प्रश्न आना तय है आपका। पहला वेस्पर थ्योरी, वेस्पर थ्योरी क्या है, दूसरा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है, उसके बाद में हाइड्रोजन बॉन्ड और कन्फॉर्मेशन समरूपण आपको तैयार करना है। इसका सलूशन मैंने पहले भी करा दिया था, तो जिन लोगों ने अभी तैयार नहीं किया वो तैयार कर लेंगे। ये दोनों प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आज मैंने आपको कंप्लीट मॉडल सॉल्व पेपर दे दिया है। आपके फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का कंप्लीट मॉडल सॉल्व पेपर दे दिया गया है।
तो मॉडल साल पेपर आप तैयार कर लीजिए। जिनका एग्ज़ाम नज़दीक है वो सभी लोग बराबर जुड़े रहें हमारे चैनल से, और जितना भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दिया गया था आप उसका एक बार कल की क्लास में हम सॉल्व करेंगे फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे आपके ऑर्गेनिक के टॉपिक का, यानी स्टीरियो केमिस्ट्री से जितने भी प्रश्न बनते हैं। जैसे कि हम बात करें स्टीरियो केमिस्ट्री की, तो स्टीरियो केमिस्ट्री से आपके जो प्रश्न बनते हैं सबसे ज़्यादा ईजेड सिस्टम पूछा जाता है। ईजेड सिस्टम पूछा जाता है। तो ईजेड सिस्टम क्या है, इसका कन्फॉर्मेशन क्या है, ये कल की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों आप लोग की क्लास इधर नहीं हो पा रही थी, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आप लोगों से, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स थी, उस वजह से आप लोग की क्लास नहीं हो रही थी। अब आपकी क्लास रेगुलर चलेगी, रोज़ रात 8 बजे आपकी केमिस्ट्री की क्लास संचालित की जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो, वाकई में आपको लगा हो कि ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं हमारे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब सेकेंड सेमेस्टर का आपका एग्ज़ाम होना है। तो सेकेंड सेमेस्टर में आप लोग को अच्छे से तैयारी कराई जा सके, इसके लिए चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए। और दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर में आप सबको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, और अभी काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि कुछ स्टूडेंट हैं जिनकी यूनिवर्सिटी ने तो अपना पैटर्न जो है वो निर्धारित कर दिया है कि किस पैटर्न पर उनका एग्ज़ाम कराया जाएगा, लेकिन काफ़ी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं दोस्तों जिन्होंने अभी अपने पेपर पैटर्न को ही नहीं बताया है, और पेपर अब उनका नज़दीक है। जैसे कि हम बात करें अवध यूनिवर्सिटी की, तो अवध यूनिवर्सिटी ने अपना पेपर पैटर्न रिटन पैटर्न पर कराने के लिए एक नोटिस दे दिया था। सिद्धार्थ नगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो सिद्धार्थ नगर यूनिवर्सिटी में दोस्तों सिद्धार्थ नगर यूनिवर्सिटी जो थी उसने अपने पेपर पैटर्न को लेकर के एक अपडेट दे दिया था कि उसका जो पेपर होगा दोस्तों वो रिटन पैटर्न पर होगा। साथ ही साथ ऐसे चौधरी चरण सिंह का आगरा विश्वविद्यालय का बात करें तो आगरा विश्वविद्यालय ने भी बता दिया था कि उनका पेपर जो होगा MCQ मोड में होगा। DDU यूनिवर्सिटी ने भी अपना पेपर जो है MCQ और रिटन दोनों बेस पर कराया है। अब कानपुर यूनिवर्सिटी का आप देख सकते हैं, कानपुर यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो चुका है जहां पर MCQ पैटर्न पर एग्ज़ाम कराए गए हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न यूनिवर्सिटी विभिन्न पैटर्न पर अपना एग्ज़ाम करा रही हैं, रिटन और ऑब्जेक्टिव दोनों मोड में। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो आपके पेपर पैटर्न जो है, आपका पेपर पैटर्न कैसा रहेगा वो आपकी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड होती है कि आपका यूनिवर्सिटी जो है वो किस प्रकार का प्रश्न कराएगी पेपर में। पूर्णांक सभी का सेम है, 75 नंबर का प्रश्न सभी यूनिवर्सिटी कराएंगी। सिलेबस सभी का सेम हो गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो सिलेबस है, नवीनतम पाठ्यक्रम है 2020 के अंतर्गत जो नया NEP लागू हुई है, तो सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस लगभग सेम हो गया है। बस ऐसे जैसे जो BSc ऑनर्स वाले हैं उन्हीं का सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट है, पुराने पैटर्न पर है। तो नए पैटर्न पर जिनका एग्ज़ाम होना है दोस्तों, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, आप सबका बार कमेंट और सोशल मीडिया के थ्रू आप सभी लोग पूछ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो पेपर होगा, जैसे कि मैं बात करूं, आपका कोई भी स्टूडेंट है जिसने चूज़ किया है केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ, तो पहले जो आपका पेपर होता था वो प्रत्येक सब्जेक्ट का 3-3 होता था, लेकिन अब आपका एक ही पेपर होगा सेमेस्टर फर्स्ट में। 100 अंक के आपके रहेंगे प्रश्न पत्र, जिनमें से 25 नंबर तो आपको प्रैक्टिकल दे दिया जाएगा, 75 नंबर आपकी थ्योरी का पेपर बनेगा। ठीक है, तो इतनी बात कंफर्म हो गई है दोस्तों। बहुत मेहनत करके मैं आप सबके लिए वीडियो लाता हूं, तो आप लोग का फ़र्ज़ है प्लीज़ वीडियो को ज़रूर हमारे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए क्लास में। PDF भी आपको प्राप्त होता है, बिल्कुल मुफ्त में क्लास दी जाती है, कोई भी कॉस्ट नहीं होता है। तो आप सभी लोग, आपको करना क्या है, केवल और केवल वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। टेलीग्राम पर जुड़ेंगे आप टेलीग्राम से, तो वहाँ पर आपको जो भी क्लास हुई हैं उनका PDF मिलेगा। साथ ही साथ आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिया जाएगा। जल्द ही MCQ की क्यूज कराई जाएगी डेली आपको टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, जहाँ पर आप लाइव क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये सारी सुविधा आपको जल्द ही मिलने वाली है आपके अपने SPD पॉइंट पर। दोस्तों
आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।